कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास? बोलो। सर हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ aldose। हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ aldose पढ़े। ठीक ठीक। तो आज said before, aldehyde plus alcohol in presence of acidic medium gives hemiacetal. Similarly, ketone plus 1 mole of alcohol in presence of acidic medium will give you hemiketal. Okay, this thing I have discussed in the previous class. तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड का, जैसे ग्लूकोज है, मैनोज है और गैलेक्टोज है, इन तीनों में एल्डिहाइड था, इसीलिए उनका हेमिएसिटल फॉर्म डिस्कस कर। जबकि कीटोन के पास, मतलब फ्रुक्टोज के पास कीटोन है, तो फ्रुक्टोज का जो होगा वो कौन सा फॉर्म होगा? हेमिकीटल। तो विल डिस्कस चलो इसको लिख लो, जल्दी लिखो। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हेमिकीटल फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। हेमिकीटल फॉर्म ऑफ fructose. So next is your hemiketal form of fructose. I'm writing here hemiketal form of fructose. तो पहले हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ध्यान से देखो इसको। तो सबसे पहले मैंने लिखा CH2OH, ये पहला था, C-double-bond-O, CHOH, COHH and COHH and CH2OH। तो ये तुम्हारा था डी फ्रुक्टोज, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो नंबरिंग कर लेते हैं बेटा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तरह माइनस स्टार, ये प्लस स्टार। सेम थिंग विल हैपन हियर, ये जाके इस कार्बन को अटैक करेगा और ये चला जाएगा बाहर, और ये वाला पार्ट एक जाके यहाँ पे रुकता है। तो टू पॉसिबिलिटी विल बी देयर। आई एम राइटिंग द टू पॉसिबिलिटी। वन इज CH2OH, यस सर ब्लर आ रहा है। ओके, ब्लर आ रहा है। ओके ओके बेटा, ठीक है सर, ठीक है। ओके, so this is your COHH, this is your CH and this is your CH2OH, और ये जो पार्ट है बेटा, नंबरिंग अगर कर लोगे तो नंबरिंग में तुम्हारा ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिमिलरली लास्ट क्लास जैसे हम लोग ग्लूकोज का 2 हेमिएसिटल फॉर्म बनाए थे, तो उसमें दोनों हेमिएसिटल फॉर्म में ये जो OH जो अभी बना कीटोन से बना या एल्डिहाइड से बना था, वहां पे लेफ्ट राइट दोनों में हो सकता है। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स सेम, बस ये जो कन्वर्टेड OH हो, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में बना दूं और COHH और यहाँ पे COHH और यहाँ पे बेटा CH, यहाँ पे CH2OH, तो ये जो है तुम्हारा ये करेक्ट फॉर्म होगा। ये तुम्हारा होगा अल्फा डी फ्रुक्टो। लिखेंगे आगे क्या होगा, ये होगा बीटा डी फ्रुक्टो। कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कुछ लिखेंगे। इससे पहले देखो सर, इमेज क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है तुम्हें? ओके, नेटवर्क इशू रहा होगा। इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे स्क्रीन में मैं देख सकता हूँ क्लियर है। मैं थोड़ा इसको नजदीक कर लेता हूँ। देखो अभी क्लियर दिख रहा है? नो सर, अभी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा करो बेटा, इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट हो जाओ। ओके,
ओके सर। ओके, सो ये वाला स्ट्रक्चर साइक्लिक हुआ। इस साइक्लिक में देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एक, तो 5 मेंबर्ड कार्बन है। तो देख लो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये हुआ तुम्हारा, जैसे वो पायरानोज का डेरिवेटिव था, जैसे वो पायरानोज का डेरिवेटिव था, देखते हैं ये किसका डेरिवेटिव। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्यूरान। ये कंपाउंड का नाम है फ्यूरान, है ना। अगर मैं ये 4 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर लूं, डबल बॉन्ड हटा लूं, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रो फ्यूरान, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान और CH। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे देखो ये रिंग में 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो ये जो है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये फ्यूरानोज। ये यहाँ हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। और ओब्वियसली ये दोनों जो है एनोमर्स है, ओब्वियसली दोनों है एनोमर्स। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए जैसे लास्ट में बनाया, देखो ऐसे करोगे, ऐसे ये फ्यूरानोज रिंग, और ऐसे करोगे ये भी फ्यूरानोज। तो इनका जो बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, नंबरिंग करके देखते हैं इसका। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6। ओके, तो आजम सर वहां पे आते हैं, आजम सर के पास। आजम सर ये बोला था जो राइट में है वो जो कायरल कार्बन है, जो कायरल कार्बन उनका जो राइट में है वो होगा नीचे। तो अगर इसको, इसका मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीजन कौन सा कार्बन से टच किया है, 2 और 5, 2 और 5 पे टच किया है। तो इसको मैं 2 करके इसको 5 कर सकता हूँ, मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। तो 2 3 4 5 यहाँ पे वही करता है। यहाँ पे हो गया ये, मैंने इसको ऐसे ही कर दिया 2 3 4 एंड 5। तो क्या क्या है देख लो। तो यहाँ पे बेटा 2 पे क्या क्या है, 2 पे OH राइट में है, मतलब नीचे होगा, और ऊपर रहेगा CH2H। 3 पे OH लेफ्ट में है, तो H यहाँ, OH यहाँ। 4 पे OH राइट में है, तो यहाँ यहाँ। 5 में मैंने बोला था हमेशा CH2H ऊपर रहेगा, यहाँ पे 5 में हमेशा ऊपर रहेगा, 4 में नीचे OH है, 3 में ऊपर OH है, 2 पे अभी OH लेफ्ट में है, तो ये OH हो गया ऊपर, ये CH2H। तो ये जो है ये वही है, ये जो है चेक कर लो सब लोग, डाउट है तो पूछो। तो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। यस यस बेटा, सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ ठीक है कर दो। सर स्टार्टिंग से एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन करा तो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ ठीक। So this is your fructose, open chain form of fructose, and I have numbered these carbons 1 2 3 4 5 6. So again, like the glucose molecule, the OH present in the 5th carbon will be added to the carbon. वहां पे क्या था, aldehyde ग्रुप जो था वो कार्बन नंबर 1 पे था, मतलब यहाँ पे क्या है 2 नंबर पे है, कार्बन नंबर 2 पे कीटोन है। तो सेम प्रोसेस में इसका ये OH जो है O-H+ हुआ, जाके ऐड हुआ यहाँ पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये जो ये कार्बन पे जुड़ा O और ये ऑक्सीजन पे जुड़ा H, तो ये कीटोन जो है अभी OH हो चुका है। और ये OH राइट में भी रह सकता है, लेफ्ट में भी रह सकता है। राइट में अगर रहा तो अल्फा फॉर्म, और लेफ्ट में रहा तो बीटा फॉर्म। लास्ट क्लास में एक चीज बोल रहा हूँ, अगर OH पहले से है तो उससे एनोमर नहीं डिसाइड होता है, रादर द OH which is formed from the which is converted from the carbonyl compound, then from that the alpha and beta form or anomers are defined. If it depends on the right side then it is alpha form, if it depends on the left side it is a beta form. ये बोला था। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये 5th कार्बन है बेटा, इसको नंबरिंग कर लो। चेंज कहाँ पे हुआ है, 2 कार्बन है 5 कार्बन पे चेंज हुआ है, बाकी सब जैसे था ऐसे ही, 1st कार्बन 3rd कार्बन 4th कार्बन 6th कार्बन जैसा था ऐसे कर। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ था, O-H+, O- जाके इस कार्बन पे जुड़ गया, और ये वो ब्रेक हो गया ऐसे,
तो ये O माइनस जुड़ा कार्बन के साथ, H प्लस जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, तो ठीक है, तो इसको मैंने ऐसा रख दिया भाई। सिमिलरली OH लेफ्ट में भी रह सकता है, ऐसे अल्फा डी ग्लूको पायरानोज था और बीटा डी ग्लूको पायरानोज था। अल्फा डी ग्लूको पायरानोज में राइट में OH था और बीटा डी में लेफ्ट में था, यहाँ भी वही हुआ। मतलब यही कार्बन है जो डिसाइड करेगा अल्फा। उस केस में क्या था, फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड था, तो फर्स्ट कार्बन का OH डिसाइड किया अल्फा बीटा होगा। लेकिन इसमें सेकेंड कार्बन पे कीटोन है, तो कन्वर्टेड OH इज सेकेंड कार्बन, तो इसका OH जो है राइट लेफ्ट और बिलो ऑफ जो है वो डिसाइड करेगा तुम्हारा अल्फा होगा बीटा। तो जैसे ग्लूकोज का जो रिंग था, साइक्लिक जो कंपाउंड था, उसको हम पायरानोज बोले क्योंकि वो पायरानोज का डेरिवेटिव था। तो सिमिलरली इसको की कौन सा डेरिवेटिव है, तो देख लो मैंने यहाँ पे लिखा फ्यूरान, इस मॉलिक्यूल का नाम है बेटा फ्यूरान। और फ्यूरान से जो है अगर मैं 4 हाइड्रोजन ऐड कर लेता हूँ तो ये ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, ये है सैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में ऐड किया तो मैंने लिखा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, अब्रिविएटेड एज THC। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ऑक्सीजन। तो 4 कार्बन एक ऑक्सीजन को लेके एक रिंग बना है, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन को लेके एक रिंग बना है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी। तो क्योंकि ये फ्यूरान का डेरिवेटिव है इसीलिए इसका नाम फ्रुक्टोफ्यूरानोज बोला गया, इसका नाम फ्रुक्टोफ्यूरानोज बोला गया। जबकि ग्लूकोज में क्या था, 6 मेंबर्ड रिंग था, इस जगह में 6 मेंबर्ड रिंग था, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, इसलिए पायरानोज डेरिवेटिव हुआ। और यहाँ पे क्योंकि 4 कार्बन एक ऑक्सीजन का ग्रुप है, देख लो 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 एक ऑक्सीजन, देखो 1 2 3 4 जो साइकिल में है, जो रिंग में 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, तो एक फ्यूरानोज डेरिवेटिव। तो ग्लूकोज का अभी हम फ्यूरानोज डेरिवेटिव नहीं बनाएंगे, ग्लूकोज का हम क्या बनाएंगे, पायरानोज, और इसका क्या है फ्यूरान। और वो क्या था, हेमी एसिटल, ये क्या हो गया, हेमी कीटोन। जब कोई भी एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल ऐड होता है वो हेमी एसिटल बनता है। यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है ना बेटा, यहाँ पे कीटोन है, तो कीटोन पे अगर ऐड हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द हेमी कीटोन। ये जो है ये वही है, ये जो है ये। कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर, कन्वर्शन ऑफ दिस टू दिस कैसे हुआ देख लो। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन को कनेक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ये जैसा था ये ऐसा ही है, बस ये ऑक्सीजन नीचे था, मैंने इसको ऊपर कर दिया, पलट दिया। ऐसे देखने में अच्छा लगता है, तुम नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू। तो यहाँ पे 4 कार्बन नंबर देखो, दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टिंग द सेकंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टिंग सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो हमें उसको क्या करना है, 2, इसको 2 करके इसको 5 कर सकते हो, इसको 2 करके इसको 5 कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लास्ट क्लास में वही बोला था, है ना। तो यहाँ पे 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5, यहाँ पे 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 5। ओके, अभी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो 3 नंबर और 4 नंबर कार्बन, मैंने क्या बोला था, जो राइट में था वो नीचे, राइट नीचे, लेफ्ट ऑफ, ठीक था। तो 3 नंबर कार्बन पे OH लेफ्ट में है, इसलिए देखो ऑफ। 4 नंबर कार्बन पे OH नीचे है, राइट में है तो नीचे, यहाँ पे वही चीज, ये दोनों में कोई अंतर है। और मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, ग्लूकोज और मैनोज गैलेक्टोज में 5th कार्बन का जो H और CH2H है, ये वॉल्कियर ग्रुप है, इसलिए हमेशा ऊपर रहेगा। 5th कार्बन का CH2H हमेशा ऊपर रहेगा। जबकि ये सेकंड कार्बन, अभी यही डिसाइडिंग है, ये अल्फा है बीटा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी ऊपर रहेगा या नीचे रह गया ना सर, आप तो बोले ऊपर रहेगा। इस केस में OH डिसाइड करेगा, इस केस में OH डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर OH राइट में है तो ये अल्फा फॉर्म है, अगर OH लेफ्ट में है तो बीटा फॉर्म। अगर ये राइट में है तो यहाँ पे रहेगा नीचे, अगर यहाँ पे लेफ्ट में है तो रहेगा, सॉरी यहाँ पे अगर लेफ्ट में है तो रहेगा ऊपर। तो यहाँ पे OH डिसाइड करेगा, ये कहाँ पे, यहाँ पे तो H है ना, तो H की कंपैरिजन में हमेशा ऊपर रहता है। तो बाद में जब ये स्ट्रक्चर आएगा, जैसे मैंने बोला था तुम्हें, जब हम ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज को बोला था, मैंने बोला था पहले नंबरिंग करो, और नंबरिंग का ट्रिक क्या था, जिस कार्बन, क्योंकि 1 और 5 कार्बन को टच कर रहा था, 1 और 5, जिस कार्बन पे CH2OH है, ध्यान से सुनो, जिस कार्बन पे CH2OH है वो 5th कार्बन था, कहाँ पे, आल्डोहेक्सोज और पायरानोज में, मतलब ग्लूकोज मैनोज एंड गैलेक्टोज, मतलब 1 और 5 को वो ऑक्सीजन कनेक्ट कर रहा था, और जिस कार्बन पे CH2OH था वही 5th कार्बन। तुम बोलोगे सर यहाँ पे दोनों साइड में तो CH2OH है, हम कैसे डिसाइड करें। CH2OH और H का कॉम्बिनेशन जहाँ पे है वो 5th कार्बन, CH2OH और OH का कॉम्बिनेशन जहाँ पे है वो 2 कार्बन। देख लो 2 कार्बन पे OH भी है, ये भी, लेकिन 5th कार्बन पे क्या है, H है ये। तो जब CH2OH के साथ H का कॉम्बिनेशन होगा वो 5th कार्बन, जब CH2OH के साथ OH का कॉम्बिनेशन है वो है 2nd कार्बन। अगर OH, ये 2nd कार्बन का OH, जैसे ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज का 1st कार्बन का OH डिसाइड करना था आपका बीटा होगा, यहाँ पे सिमिलरली 2nd कार्बन का होगा, क्योंकि उन तीनों में कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड था वो 1st कार्बन पे था, यहाँ पे कार्बोनिल और कीटोन जो 2nd कार्बन।
तो कार्बोनिल से कन्वर्ट हुआ OH ही डिसाइड करता है अल्फा बेटा। तो कार्बोनिल जहां पे था उसी कार्बन पे डिसाइड होगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज में क्या था, ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज में क्या था, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड था, तो फर्स्ट कार्बन का OH डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल कहाँ पे, सेकंड कार्बन पे। तो ये जो OH है, मैंने इसको देखो राउंड कर लेता हूँ, ये जो OH है बेटा यही डिसाइड करेगा आपका बेटा। ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज में क्या है, फर्स्ट कार्बन डिसाइड किया, सेकंड किया, और सेकंड पे OH अगर नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो, अगर ऊपर है तो बेटा। क्या है, सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, सारिका क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, श्वेता, श्वेता क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, संचयता क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, प्रीति, प्रीति सा क्लियर हुआ बेटा? प्रीति, अभिषेक क्लियर हुआ बेटा? अभिषेक, ओके, अनमोल कुमार क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, तो अभी हम देखेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या सर, लिखोगे इधर- तो लिख सकते हो। हाँ बोल। सर साइड में क्या लिखा हुआ है THF के ऊपर? फ्यूरान है बेटा, फ्यूरान, देख लो। यस सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर फ्यूरान है ना, तो उसका डेरिवेटिव है तो वही तो फ्यूरान होगा, टेट्राहाइड्रल फ्यूरान। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। घर पे इसको क्या करना, अपना क्लास बोर्ड पे शेयर करना, और उसमें क्या है ना, उसको समझ समझ के लिखना। एक बार उसको पढ़ लोगे स्क्रीनशॉट से, समझ लोगे, फिर खुद बनाओगे, तो क्या होगा, वो रिवाइज हो जाए, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। डन, ओके यस सर। ओके। तो इसका मतलब मैं थोड़ा तुम्हें रिवाइज कर लेता हूँ, थोड़ा रिसर्च करवा लेता हूँ, और जहां तक आज अभी हम लोग पढ़े हैं ना, वहां तक मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ, ताकि थोड़ा याद रह जाए। ये बायोमोलिक्यूल तो ऐसा क्वेश्चन है, समझ गए तो याद रहता है। तो जैसे पहले क्लास से मैं डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट वो होता है जहां पे मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप होता है, और एक कार्बोनिल ग्रुप रहता है, या तो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम हाइड्रोलाइज कर दें तो फिर वो सही रहेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो पार्ट में डिवाइड हुआ बेटा, एक शुगर एक नॉन शुगर। शुगर मतलब स्प्लिटिंग टेस्ट, जो नॉन शुगर है वो नॉन स्प्लिटिंग टेस्ट। नॉन शुगर जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है, और शुगर होता है मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में अल्डिहाइड कंटेनिंग रहता है और कीटोन कंटेनिंग रहता है। अल्डिहाइड कंटेनिंग को अल्डोज बोलते हैं, जिसके अंदर आता है ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, और कीटोज के अंदर आता है फ्रुक्टोज। ऑलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। कितने, दो 3 4 से लेके अप टू 10 तक रह सकते हैं। ऑलिगोसैकेराइड इज मेड अप ऑफ 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लाइक दिस डेकासैकेराइड तक रहता है। तो डाइसैकेराइड के अंदर जो रहता है वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज कौन है, जो चीनी हम खाते हैं, टेबल शुगर। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू कैनॉट से द चीनी आज शुगर, क्योंकि मोनोसैकेराइड को, ग्लूकोज को भी हम शुगर बोल सकते हैं, फ्रुक्टोज को भी बोल सकते हैं, मैनोज को भी बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली घर पे क्या बोलते हैं, शुगर लाओ। शुगर मतलब यहाँ पे वो होने के बाद क्या हो गया, सारे मोनोसैकेराइड सारे ऑलिगोसैकेराइड शुगर है, जो स्वीट है वो शुगर है। तो वो जो चीनी हम खाते हैं घर पे, उसको हम बोलते हैं टेबल शुगर, इसीलिए इसको नाम टेबल शुगर है, क्योंकि ग्लूकोज भी एक शुगर है, फ्रुक्टोज भी एक शुगर है, मैनोज भी एक शुगर है, गैलेक्टोज भी एक शुगर है, लैक्टोज भी एक शुगर है, माल्टोज भी एक शुगर है। सुक्रोज तो है। तो सुक्रोज इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर। तो ये मोनोसैकेराइड से ऑलिगोसैकेराइड भी बनता है, पॉलीसैकेराइड भी बनता है। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म, लिमिटेड नंबर जुड़ गए 2 से 10 तक ऑलिगोसैकेराइड बने, 2 जुड़ गए तो डाइसैकेराइड, 3 जुड़ गए ट्राइसैकेराइड, 4 जुड़ गए तो टेट्रासैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या है, मेनी, 1 लाख 2 लाख ऐसे नंबर्स तो रहते हैं। तो इसको फिर से क्लासिफाई किया गया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। पूरा जितने सारे शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनको फिर से क्लासिफाई किया गया बेटा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। लेफ्ट मोस्ट रिड्यूसिंग, राइट मोस्ट नॉन रिड्यूसिंग। लेफ्ट मोस्ट मीन सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है और सारे पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग। ये डिस्कस किया जा चुका है,
व्हाट इज रिड्यूसिंग? द शुगर और द कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस सेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस। पूरा क्लास में पढ़ोगे, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया रिड्यूसिंग और ये लास्ट हो गया नॉन रिड्यूसिंग। बीच में जो रह गया उनमें से कुछ रिड्यूसिंग और कुछ नॉन रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे जो हुआ सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग हो गया और बाकी सारे डाइसैकेराइड क्या हो गया? रिड्यूसिंग हो गया। और बाकी सारे ऑलिगोसैकेराइड हो गया नॉन रिड्यूसिंग। मतलब मोनोसैकेराइड अकेला इसका, पॉलीसैकेराइड अकेला नॉन रिड्यूसिंग का, और ये जो ऑलिगोसैकेराइड है दोनों। उसके बाद मैंने बोला ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, उन तीनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अलग है। ओपन चेन फॉर्म, हर किसी मोनोसैकेराइड का 3 स्ट्रक्चर होता है, 2 टाइप का स्ट्रक्चर, लेकिन नंबर 3। 2 टाइप क्यों? क्योंकि एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन 1, क्लोज चेन में 2, अल्फा बीटा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर ग्लूकोज का पूछा जाए तो 3 बोलो। ऑप्टिकल आइसोमर अलग है, वो 16 है। अगर स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज वो 3 है। टाइप 2, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन, एक क्लोज चेन। अगर नंबर पूछा जाए तो 3 बोलो। ऑप्टिकल आइसोमर बात अलग है, वो 2 टू द पावर n करके 16 था, वो बोला जाता है। ओके, तो यहां तक हम डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे जो साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज को बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और जबकि हम फ्रुक्टोज का बात करें तो हेमीकीटल फॉर्म बोलते हैं। मोर एप्रोप्रिएटली फॉर ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज वी हैव नेम्ड द साइक्लिक फॉर्म एज पाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज, मैनोपाइरानोज एंड गैलेक्टोपाइरानोज, क्योंकि वो पाइरानोज का डेरिवेटिव है, पाइरान का डेरिवेटिव। और यहाँ पे अगर फ्रुक्टोज का हम बात करें वो फ्यूरान का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका नाम फ्यूरानोज है। ये सारे हम डिस्कस करते हैं। अभी तुम्हारा जो है नेक्स्ट आया डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है बेटा 3 चीज। एक होगा सुक्रोज, बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज और फ्रुक्टोज हो गया, बहुत भी बहुत सारे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अप टू JER1 जितना है उतना ही डिस्कस किया जा रहा है। तो सुक्रोज है, माल्टोज है बेटा, उसके बाद लैक्टोज है। तो दिस 3 थिंग्स आर देयर इन योर सिलेबस फॉर बोर्ड, फॉर नीट, फॉर JEE ऑल्सो। तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, तीनों का जो फॉर्मूला है C12H22O11 है, C12H22O11 है, C12H22 एंड O11 है ना। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। तीनों का फॉर्मूला हो गया इक्वल। बस अभी ये डाइसैकेराइड है, मतलब इसके अंदर क्या होगा? 2 रहेंगे, इसके अंदर 2 रहेंगे, इसके अंदर 2 रहेंगे। डाइसैकेराइड है ना बेटा, तो दोनों मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड से बना होगा, ये 2 मोनोसैकेराइड से बना होगा, ये 2। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रांस का इसमें फायदा क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। मैं इसमें जितने टाइप का क्वेश्चन आता है मैं सारे डिस्कस करूंगा। एक तो इनका मोनोसैकेराइड कौन है, और सेकंड है इनका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर दे दिया मॉलिक्यूल का, डाइसैकेराइड का पूछेगा ये कौन, इतना ही आता है। तो स्ट्रक्चर देखे तुम्हें समझ में आना चाहिए इसका मोनोसैकेराइड कौन कौन, और इंपोर्टेंट है इन दोनों का मोनोसैकेराइड कौन है, इनका स्ट्रक्चर देख के बोलेंगे। और भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम देखेंगे उसको। सब इससे पहले देख लो इनका मोनोसैकेराइड कौन। इसका मोनोसैकेराइड है, इसका जो मोनोसैकेराइड है ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ग्लूकोपाइरानोज बेटा, और ये है बीटा डी फ्रुक्टोज। किसका? ये हुआ पहले वाले का, सुक्रोज। माल्टोज का क्या है? देखो माल्टोज का क्या है, माल्टोज का दोनों ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। और लैक्टोज का क्या है? देखो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये है इनका मोनोसैकेराइड, ये है इनका मोनोसैकेराइड, क्योंकि ये सारे डाइसैकेराइड थे। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में है। तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड एंड लैक्टोज इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड। इसमें क्या है? देखो इसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें गैलेक्टोज ग्लूकोज, एंड ऑल दीज आर इंडिविजुअली दे आर द मोनोसैकेराइड। तो क्या क्या हो गया? इसे याद रखो, अभी यही पे याद रखना पड़ेगा। सुक्रोज कौन कौन किसको लेके बनता है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज को लेके, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो ये सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज, ऑल द 3 आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअली 2 मोनोसैकेराइड। इसमें भी 2 मोनोसैकेराइड, इसमें 2 मोनोसैकेराइड, इसमें 2 मोनोसैकेराइड। तो इसमें 2 कौन कौन है? पहले देखो, इतने सारी चीज याद रखने से बेटर है पहले इसका मोनोसैकेराइड नाम याद रख लो, फिर अल्फा बीटा याद करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे याद करो, जल्दी याद रखो। तो सुक्रोज सीरियली करोगे, सुक्रोज
एसएमएल है ना, एसएमएल में सुक्रोज का क्या क्या है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, नेक्स्ट में ग्लूकोज, नेक्स्ट में गैलेक्टोज ग्लूकोज। क्या ये सबको याद हो गया? क्या ये सबको याद हो गया बेटा? सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज में मैल्टोज में लैक्टोज में रेस्पेक्टिवली तो दो है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, देन ग्लूकोज, देन गैलेक्टोज ग्लूकोज। याद हो गया क्या? याद हो गया यस सबको? सर। ओके, यस सर। अब देखो ये याद करने के बाद देखो क्या क्या, अल्फा बीटा रेस्पेक्टिवली, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा, है ना। तो चिपका में जहां पे मतलब सीरियली रेस्पेक्टिवली बोल रहे हैं हम, तो सुक्रोज का ग्लूकोज फ्रुक्टोज और डी तो सब में है, तो क्या है इसको याद रखना है। और ये जो है साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लिक फॉर्म में तो इसको हम ग्लूकोज नहीं बोल के ग्लूकोपायरानोज भी बोल सकते हैं, और फ्रुक्टोज नहीं बोल के इसको हम फ्रुक्टोफ्यूरानोज बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये भी बोलोगे तो सही है, और ग्लूकोपायरानोज बोलोगे सही है, ग्लूकोज बोलोगे भी सही है। ऑब्वियसली ये सारे जो स्ट्रक्चर बनेंगे ये बनेंगे हमारे साइक्लिक फॉर्म से, ओपन चेन फॉर्म से नहीं बनता है, साइक्लिक फॉर्म से बनता है। क्लियर हो रहा? तो सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज, मैल्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज। सीरियली याद करोगे। आगे भी और एक ट्विस्ट है, सीरियली जैसे बोला, तुम बोलोगे सर मैं गैलेक्टोज ग्लूकोज बोल रहा है, ग्लूकोज गैलेक्टोज बोलूं, उसमें भी है रीजन बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज याद रखोगे, जो सीरियली बोला मैं, ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज, अल्फा बीटा बीटा। सबको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ? सबको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो मन में ये क्वेश्चन आता है, तो मन में ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों मोनोसैकेराइड कैसे जुड़ गए? ये दोनों मोनोसैकेराइड कैसे जुड़ गए? कैसे जुड़ के ये जो है डाइसैकेराइड बन गए? क्या हम फेविक्विक से चिपका दिए उनको? क्या हम फेविकल से चिपका दिए? कैसे चिपक गए वो? ऐसे कोई चिपके नहीं हो बेटा, वो रिएक्ट किए, केमिकल रिएक्ट किए। तो जब कभी भी ऐसा होता है, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक मोनोसैकेराइड होता है, एक मोनोसैकेराइड होता है जिसके पास बहुत सारे OH होता है, और एक मोनोसैकेराइड होता है बेटा, और एक मोनोसैकेराइड, इसके पास भी बहुत सारे OH होते हैं। जब ये दोनों को हम रिएक्ट करवा देते हैं, क्या होता है, एक का OH और दूसरे का H, ये मिलके वाटर हो जाता है, मतलब एक वाटर बन जाता है। जब कभी भी दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी कोई दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, तो इनके अंदर से एक कोई भी दो OH ग्रुप, तो वो कार्बन, कौन सा कार्बन का OH है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये भी कौन सा कार्बन का OH, वो भी कौन सा कार्बन, मतलब कौन सा नंबर कार्बन का OH, वो भी याद रखना है। बताऊंगा मैं कैसे याद रखा जाए। तो इनमें से एक OH और एक जाके वाटर निकल जाएगा, बाकी दोनों जुड़ जाएंगे बेटा। देखो मतलब एक मोनोसैकेराइड है, बीच में क्या है, वो है, और एक मोनोसैकेराइड। अच्छा यही जो चीज है, पूरा चीज जो हुआ बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड बोलेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये जो ओ लिंकेज है, ओ लिंकेज, यही दोनों मोनोसैकेराइड को मतलब क्या कनेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन लिंकेज, और ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोसाइडिक, साइड में लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये तुम्हारे बोर्ड लेवल के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या लिखोगे, एक बार बोल देता हूं, द ऑक्सीजन लिंकेज, और पूछा व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या लिखोगे, दिस इज द ऑक्सीजन लिंकेज which combines two monosaccharides together, और एक बार बोल रहा हूं, what is glycosidic linkage, this is the oxygen linkage which combines two monosaccharides together. ओके, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। सोचो यहाँ से एक प्रोबेबल क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, यहाँ पे ये जो चीज मैं अभी बताया, और कुछ क्वेश्चन है बताऊंगा मैं तुम्हें, और ये जो बताने वाला हूँ इससे तुम्हें नीट एंट्रेंस में तो 100% क्वेश्चन आएगा। कौन सा डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर से लेके कुछ भी लेके, ये कंपोनेंट से लेके 100% क्वेश्चन आता है। अच्छा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, क्या इसका प्रूफ है, देखो क्या इसका प्रूफ है। अगर मैंने बोला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों मिल गए, ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों से करेक्ट, क्या मिलके बना है, देखो सुक्रोज बना है कि नहीं बना है। उसके बाद और मैंने क्या बोला, एक वाटर भी निकला, तो वाटर निकाल,
निकालने के बाद देखो इसका फॉर्मूला देखो, C6H12O6 है, बताया जा चुका है, ये भी C6H12O6 है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों को ऐड करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐड करो, इससे वाटर माइनस करो, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, C12 हो जाएगा, H24 हो जाएगा और वो 12 हो जाएगा। इससे अगर वाटर माइनस करेंगे तो ये C12 का C12 रहेगा, H24 हो गया था तो H22 होगा और वो 12 हो गया था तो वो 11 रहेगा। सेम प्रोसेस में यही हुआ है, क्योंकि हर वो सुक्रोज जब हर वो डाइसैकाराइड जब बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्लियर हो रहा है? अरे क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है का मतलब आईक्यू वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक डाइसैकाराइड बनाया, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला, कितना मोल निकला जल्दी बताओ। एक निकला। तो अगर मैं डेकासैकाराइड बनाऊं, डेकासैकाराइड, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा? 10 Sir, 9. 5 दो जोड़ने के लिए एक वाटर निकला, 3 जोड़ने के लिए 2 निकलेगा, 4 जोड़ने के लिए 3 निकलेगा, 5 जोड़ने के लिए 4 निकलेगा, 10 जोड़ने के लिए कितना निकलेगा? 9 तो ये क्वेश्चन नीट में 4 मार्क्स का आता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेकासैकाराइड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ डेकासैकाराइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज? आंसर था 9। 10 भी था, 9 भी था, 5 भी था, 8 भी था। क्लियर हो रहा है? तो ये पॉइंट अभी इसको पहले लिख लो, इस सबको पहले लिख लो। और जो पॉइंट मैंने बोला, अच्छा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, चलो मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज डिटेक्ट कर लेता हूँ। लिखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज स्टार्ट करो। इट इज द ऑक्सीजन लिंकेज, इट इज द ऑक्सीजन लिंकेज which combines two monosaccharides together. It is the oxygen linkage which combines two monosaccharides together. Okay, it is the oxygen linkage which combines two monosaccharides together. ओके, तो ये सारे चीज लिख लो क्या क्या है। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। फिर नहीं आ रहा है? फिर तो पूरा क्लियर है बेटा। अभी आया सर। नेट का थोड़ा इश्यू रहा होगा। सर हाँ सर वो क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देंगे, वो डेकासैकाराइड वाला वो थोड़ा। कौन सा क्वेश्चन? सर वो क्वेश्चन सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन वो सुना ही नहीं दिया क्या आप? अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके। I said for the formation of 1 mole of disaccharide, 1 mole of water is removed. When two monosaccharides are combined, 1 water molecule will be removed. So when 3 monosaccharides will be combined, then two water molecules will be removed. तो अगर 4 monosaccharides combine हो रहे हैं तो 3 water molecules will be removed. अगर 10 monosaccharides combine हुए तो यहाँ पे इसे आज एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंबाइंड -1। ऐसे चल बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंबाइंड -1। ओके यस सर। ओके, तो फाइनली इसका एक टेबल बनाएंगे बेटा। तो देख लो, जब मैंने बोला इसमें भी एक OH है, इसमें भी एक OH है। याद करो, अगर मैं ग्लूकोज बोल रहा हूँ, ग्लूकोज में कहाँ पे OH था? ग्लूकोज में मतलब ये दोनों साइक्लिक फॉर्म होंगे, साइक्लिक फॉर्म बनने के बाद कार्बन नंबर 1 पे है जो आ नंबर वाला OH है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है। तो कौन सा कार्बन का OH है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा कार्बन का, फर्स्ट कार्बन का OH है, सेकंड का OH है, थर्ड का है, फोर्थ का है। इसके लिए दोनों कभी कभी सेम होते हैं, कभी सेम नहीं।
वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मैं अभी इसका फाइनल टेबल दूंगा बेटा, फिर तुम्हें ये याद रह जाएगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है। देखो सर डाइसैकेराइड सर ओपन चेन फॉर्म करते हैं कि साइक्लिक? नहीं, ओनली साइक्लिक फॉर्म, ओनली साइक्लिक। होता क्या है ना, ओपन चेन फॉर्म पे स्ट्रेन आता है, चेन पे स्ट्रेन आता है, तो ग्लूकोज अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड करता है साइक्लिक फॉर्म में। बहुत कम चांस है वो ओपन चेन में रहेगा, है ना। उसका परसेंटेज यील्ड देखा गया, परसेंटेज यील्ड अगर देखा गया, अल्फा फॉर्म जो होता है बेटा 64% रहता है और बीटा फॉर्म 36%, और ओपन चेन फॉर्म सिर्फ 0.02% रहता है। तुम बोलोगे सर 64 और 36 तो मिलके मतलब 100 हो गया, तो ये कहां से आया? इसलिए मैंने 0.02 बोला, मतलब ये 63.99 होगा और वो 35.99 होगा और ये 0.02। सोचो कितना कम टाइम एग्जिस्ट करता होगा। ओपन चेन फॉर्म बहुत अनस्टेबल है, इसलिए जो सुक्रोज बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, और यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड 1, और यहाँ पे मोनोसैकेराइड 2। सर देखो, तो इनका जो मोनोसैकेराइड 1 है, ये है अल्फा, ये है, तो पहले कर लो ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज, ये है ग्लूकोज, ये भी है ग्लूकोज, ये है गैलेक्टोज, ये है ग्लूकोज। इसका, इस चीज का, क्योंकि इसका दो फॉर्म है अल्फा बीटा, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो याद रखना इजी है। पहले में सुक्रोज में अल्फा बीटा, इसमें अल्फा अल्फा, इसमें बीटा बीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, अल्फा बीटा। ओके, तो कौन सा कार्बन का OH करेक्ट होता है? यहाँ पे होता है C1 का OH और यहाँ पे होता है C2 का OH। जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, मैंने बोला बहुत सारे कार्बन के पास OH है, इसमें बहुत सारे कार्बन के पास OH होगा। वो कौन सा कार्बन का OH है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फर्स्ट कार्बन का OH और सेकेंड कार्बन का OH। यहाँ पे क्या होगा? C1 का OH और C4 का OH। यहाँ पे क्या होगा? C1 का OH और C4 का OH। What is C1, C2, C4? This is carbon number 1. This is carbon number 2. This is carbon number 4. This is carbon number 1. This is carbon number 4. This is carbon number 1. देखो, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो एक का C1 एक का C4। इसलिए मैंने बोला अगर तुम गैलेक्टोज ग्लूकोज का जो सीरीज बदल दोगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ? C1 C2 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या है? C1 C4 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या है? C1 C4। अगर तुम इसको सीक्वेंस बदल दोगे ग्लूकोज गैलेक्टोज, तो फिर उल्टा होगा C4 C1। इसलिए मैंने बोला ये C1 C4 C1 C4 याद रखने में इजी होगा, इसलिए मैंने पहले गैलेक्टोज लिखवाया, सेकंड ग्लूकोज लिखवाया। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, सिमिलरली यहाँ पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज आएगा, तो फ्रुक्टोज ग्लूकोज लिख लोगे तो C2 C1 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या है? C1 के साथ C2 का, यहाँ पे C1 का C4 के साथ, यहाँ पे C1 का C4। तो जिस सीक्वेंस में बोला गया इसके याद रखोगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज। इसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, C1 C2 C1 C4 C1 C4। क्या है? सबको क्लियर हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा। क्या है? सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, यस sir. सर। जिनको सुनो, जिनको वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रहा है चिंता मत करो, तो उनको वीडियो मिल जाएगा, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, चिंता मत करो, समझो इसको। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, कौन सा? ये वाला टेबल? यस सर। हाँ ठीक है, देख। तो यहाँ पे तीन चीज है, डाइसैकेराइड में हम तीन याद रखेंगे, सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सीरियली SML मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सीरियल याद रखोगे SML। जो सीरीज में मैंने बोला इस सीरीज में याद रखोगे, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। SML, तो इसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऑल आर डाइसैकेराइड्स, ऑल विल बी हैविंग 2 मोनोसैकेराइड्स, 2 ईच मोनोसैकेराइड। तो मैंने लिखा मोनोसैकेराइड 1, मोनोसैकेराइड।
इन दोनों जुड़ेंगे बाय द रिंग वॉल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बोल चुका हूँ, दो मोनोसैकेराइड जब जुड़ेंगे, कभी भी मोनोसैकेराइड जुड़े, मतलब तुम सोचो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे हो सकता है, मतलब ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर भी अगर पूछ लिया क्या मैनोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, योर आंसर इज नो। मैनोज इज ए मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड मिनिमम अगर जुड़े तो जाके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ऑक्सीजन लिंकेज आएगा। तो डाइसैकेराइड से लेके पूरा पॉलीसैकेराइड तक सब में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आएगा। तो यहाँ पे पहले इसका मोनोमर याद रख लो। देखो मैं जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोल कंबाइंड विद C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोक्यूरानोल। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो इतने सारे चीज याद नहीं रखते। तो मैंने बोला पहले मोनोमर याद करो, इसको मोनोमर भी बोलते हैं, इसको मोनोसैकेराइड भी बोलते हैं। पहले मोनोसैकेराइड याद करो, फिर उनका अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म याद रखिए, फिर कौन सा कार्बन, 3 स्टेप में उसको याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। लेकिन बाद में जब तुम इसको पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक साथ बोलोगे कॉम्बिनेशन क्या है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोल एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोक्यूरानोल। यहाँ पे क्या बोलोगे, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोल एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोल। यहाँ पे क्या बोलोगे, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोल एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोल, जैसे बोलो। तो इसलिए मैंने बोला पहले HML सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, पहले इसमें इसको मोनोसैकेराइड का, तो सुक्रोज का ग्लूकोज फ्रुक्टोज और माल्टोज का ग्लूकोज ग्लूकोज और लैक्टोज का गैलेक्टोज ग्लूकोज। पहले इतना याद करना है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज हुआ, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज हुआ और लैक्टोज जो है गैलेक्टोज ग्लूकोज। क्या इतना तुझे याद हो गया? क्या इतना तुझे याद हो गया बेटा? सर माल्टोज और लैक्टोज का एक एग्जांपल बता दीजिए ना। कौन सा माल्टोज का? माल्टोज और लैक्टोज का सर। देखिए एक खुद एक मॉलिक्यूल है, यही एग्जांपल है बेटा, यही एग्जांपल है, इसी का ही फॉर्मूला तेरा C12H22O11 है ना। यही एक एग्जांपल है, ये माल्टोज क्लासिफिकेशन नहीं है, ये खुद एक एग्जांपल है, ये खुद एक एग्जांपल, ये खुद एक एग्जांपल, ये खुद एक एग्जांपल। 3 डाइसैकेराइड का एग्जांपल है ना। तो इनके अंदर जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ये डाइसैकेराइड के अंदर ये 2 हैं, ये 2 हैं और ये 2 हैं। तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज 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 फ्रुक्टोज, माल्टोज के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज एंड लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज ग्लूकोज। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, चिंता मत करो, इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इन दोनों से बनाएगा, इन दोनों से बनाएगा ये, इन दोनों से बनाएगा ये। फिर इनका कौन सा फॉर्म, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। कौन सा कार्बन का वेज, C1 C2 C1 C4 C1। क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिख चुके हैं तो बहुत अच्छा। एक बार इस चीज को याद करो, क्योंकि जब हम अभी इसका तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर काफी इजी है, काफी कंसेप्चुअल है। अगर ये चीज तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हारा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और बोर्ड लेवल भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछता है 2 मार्क का। देखो अगर तुम लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक का बायोमोलिक्यूल्स निकालो। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे, तुम लोग देखना वो क्या किया है। देखो तो अभी हम बनाने वाले हैं बेटा सुक्रोज, बनाने वाले हैं सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। और वो किससे बनता है, ग्लूकोज C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, यही है। और दोनों साइक्लिक फॉर्म है। मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, देखो। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा ये हुआ तुम्हारा ऐसे ऐसे, ये और ये हो गया ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं।
इसलिए पायरानोज स्ट्रक्चर बना है, पायरानोज। ये इसमें इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। फर्स्ट कार्बन पे ये अल्फा है तो H, ये OH नीचे रहेगा क्योंकि अल्फा 5। सेकेंड पे H नीचे OH, थर्ड पे हमेशा OH ऊपर रहता है, फोर्थ में HOH एंड फिफ्थ में मैंने बोला था फिफ्थ कार्बन में ऑलवेज OH ऊपर है। ये हो गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज और ग्लूकोपायरानोज, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बनाया फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का बनाऊंगा फ्यूरानोज, तो ये हो गया ऐसे। तो फ्यूरानोज में 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे देखो ये C1, ये C2, मुझे C1 का OH के साथ C2 का OH का ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे इसको 1 रखा ना, जिसको 2 रखा, ताकि मुझे क्या हुआ, इसका OH और इसका OH दोनों में कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैं अगर 1 के साथ 2 ऐड करूँ और 2 को यहाँ पे रख, तो कैसे ऐड करूंगा, इसलिए मैंने इसको फेस किया, इसका 1 को इसका 2 फेस किया। तो यहाँ पे ये बीटा फॉर्म है बेटा, तो OH रहेगा ऊपर और ये रहेगा ऐसे। तो ये OH H, ये HOH और ये हो गया CH2OH। तो इसका नाम है बेटा बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। बस मैंने दोनों स्ट्रक्चर लिखा और कुछ नहीं, मैंने बस दोनों स्ट्रक्चर लिखा। सिंथेसिस ऑफ एसिडिक मीडियम क्या हुआ देखो, तो इस कार्बन का OH और इस कार्बन का H मिलके क्या हुआ, वाटर निकल गया। ध्यान से देखो इसको, इस कार्बन का H और इस कार्बन का OH मिलके वाटर निकल गया। बाकी दोनों को हम जोड़ेंगे। ध्यान से देखो क्या किया इनसाइड में, तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर बेटा, ये ऐसे ऐसे, CH2OH H HOH OH H HOH। देखो इसका OH नीचे था, इसका OH नीचे था, तो इसका मतलब H जो है ऊपर है, तो मैं इसको ऊपर रखा। ध्यान से देखो इसको, यही पॉइंट देखना है। और यहाँ पे मैंने ऐसे किया बेटा, ऐसे। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो। तो इसका नंबरिंग करेंगे अगर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसका का नंबरिंग हुआ था 2, क्योंकि 1 2 के बीच में कॉम्बिनेशन है, 1 2 के बीच। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो देखो 2 का 1 का, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। 1 का अल्फा गया, वो जो है नीचे था, अगर नीचे वाला OH गया तो ऊपर वाला इसको हम दिखाएं, देख लो। और इसका कौन सा फॉर्म, बीटा फॉर्म, मतलब OH का ऊपर। तो यहाँ पे ये जो है बेटा CH2OH नीचे रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, बोलो। बाकी पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया नहीं आया, बताओ। ये आ गया तो सब कुछ आ गया। अभी अगर तुम्हारे पास NCERT बुक है तो अभी जो खोल के देखो, अगर NCERT बुक है खोल के देखो, यस है ना। देखो तो क्या किया, देखो NCERT में क्या ब्लंडर किया, देखो बहुत दिन से 100 साल का बुक है, क्या किया देखो। इसमें मैंने बोला ये अल्फा फॉर्म है बेटा, अल्फा फॉर्म मतलब OH नीचे रहा, दोनों OH से दोनों OH जुड़ के एक वाटर निकल रहा है, अलॉन्ग विथ 1 वाटर मॉलिक्यूल है। और यही है बेटा तुम्हारा सुक्रोज, और जो चीनी खाते हो यही है, यही सुक्रोज है, यही सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। 2 रिंग है ना, एक रिंग तो मोनोसैकर है, 2 रिंग तो डाइसैकर है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या बोला, ये अल्फा फॉर्म है बेटा, तो OH नीचे रहा होगा। ये बीटा फॉर्म है तो OH ऊपर रहा होगा। और OH मिलकर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहे हैं, भूल जाओ उसको, ग्लाइकोसाइड बन गया। अगर ये नीचे है तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। ये अल्फा फॉर्म है तो OH नीचे है, तो H ऊपर रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। हाँ सर चाहिए। ओके,
अभी ये अगर बीटा फॉर्म है, अगर ये बीटा फॉर्म है, उसका OH जो दोनों OH के बीच में रिएक्शन हो रहा है, दोनों OH के बीच में, अगर ये OH रिएक्ट हो चुका है, ये भी हो चुका है, और दोनों के बीच का वो मैंने इसे दिखाया, तो इसका जो अल्फा फॉर्म का OH जो नीचे था, तो जो रिमेनिंग H है वो ऑब्वियसली ऊपर रहना चाहिए था, और यहाँ पे बीटा का OH जो है ऊपर है, मतलब ये रिएक्ट हो चुका है, तो CH2H कहाँ रहना चाहिए? नीचे होना चाहिए, नीचे। मतलब ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, मैं टिक किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। तुम्हारे बुक चेक करो एक बार, क्या वही दिया? सर क्या वो वही नीचे दिया? दिया है सर, वो 100% गलत है, सर वो ऊपर दिया, ऊपर दिया है। 100% गलत है। हाँ यस, कोई ये 100% गलत वो एनसीईआरटी में दिया है। तुम लोग कोई स्टैंडर्ड बुक चेक कर लो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या गलत है। मैं जो बोला तुम्हें समझ में आया क्या सबको? मैं जो बोला सबको समझ में आया क्या? ये यार सिंपल सा लॉजिक है, ये अल्फा है तो OH इसका नीचे होगा, क्योंकि OH पोजीशन से ही, मतलब हम क्या करते हैं, OH पोजीशन से अल्फा बीटा करते हैं, ये अल्फा वो बीटा, तो इसका OH नीचे, इसका OH ऊपर, दोनों जुड़ के वो हो गया। ये क्या है, किसका पार्ट है? दोनों OH का पार्ट है, और वाटर तो जा चुका है, और उसको छोड़ के क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट ये ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका OH नीचे था तो रिमेनिंग ऊपर रहेगा, तो ये ऊपर रहेगा। प्रथम है, इसका OH तो बीटा फॉर्म था, ये ऊपर था, तो इसका रिमेनिंग पार्ट नीचे रहेगा, तो ये दोनों हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, सेम तो हो ही नहीं सकते। तो तुम्हारे बुक में दोनों को सेम साइड में रखा कि नहीं रखा? हाँ सर। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास ये बुक होगा, एक मिनट दो मुझे, मैं दिखाता हूँ। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है उनको दिखाता हूँ। देखो, दिख रहा है सब लोगों को? जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है देख लो, ये सुक्रोज लिखा है, दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है? सर और करीब लाइए सुक्रोज थोड़ा। में देखो, हम ऐसे ही देखो, ये H ऊपर है, देख लो, ये H ऊपर है, तो हमारा भी H ऊपर है, कोई इशू नहीं। ये CH2OH भी ऊपर रख दिया बेटा, देखो ये CH2OH ऊपर रख दिया, लेकिन ये वो किससे आया? इसका OH, इसका OH से, मतलब इसका मतलब ये 2 कार्बन पे देखो, ये 2 कार्बन पे CH2OH को ऊपर रखा, मतलब इससे पहले बिफोर रिएक्शन OH क्या कहाँ रहा होगा? जल्दी बोलो, कहाँ रहा होगा? CH2OH को ऊपर रखा होगा, तो सेकंड कार्बन फ्रुक्टोज का, उसका OH नीचे रहा होगा। यस और नो? यस सर। सेकेंड में OH अगर नीचे रहेगा ना, तो ये तो अल्फा फॉर्म होगा। ये अल्फा अल्फा से थोड़ा बनता है, ये अल्फा बीटा से बनता है। ये देखो तुम्हारी ये बुक है ना, कितने साल पुराना है? 1929 से, ठीक है। तो ये समझने के बाद ही तुम पता कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ बोल के उसका एक्सेप्ट मत करो, मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट मत करो, तुम इसका दिमाग लगाओ, इसका लॉजिक लगाओ, और कोई स्टैंडर्ड बुक और नेट से ढूंढो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हें 100% यही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है सबको? सर ब्यूरो में ही यही लिखा है। ब्यूरो में होने से भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो लॉजिक क्या है? ब्यूरो इज नॉट द स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक को मानते हैं जो फॉरेन अथर में जो कोई एक अच्छे साइंटिस्ट के नाम पे हुआ है, वही बुक स्टैंडर्ड बुक है। जैसे मुझे बताओ, पीरियडिक टेबल में क्या किया गया? पीरियडिक टेबल में एफ ब्लॉक को नीचे रख दिया गया। अगर स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो एफ ब्लॉक जो है वो नीचे है ही नहीं, वो अलांथानम के बाद है 14 मेंबर 3 डायमेंशनल टूवर्ड्स, वो सारे इंडियन अथर में नीचे रख दिया। अगर पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक है एस पी डी एफ, तो चारों को एक ही टेबल में रहना चाहिए कि नीचे रहना चाहिए? अगर पीरियडिक टेबल के अंदर 4 है तो उसको नीचे रख दिया, वो नीचे रख दिया, लेकिन लिखा नहीं कुछ। सिर्फ तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, जितने सारे इंडियन अथर सब वही, लेकिन फॉरेन अथर बुक देखोगे तो तुम्हें वो एक ही टेबल में चारों ब्लॉक मिलेगा, एस ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक, इसीलिए उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो मैंने लॉजिक बताया ना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ कि यार तुम क्या, मैंने लॉजिक बोला। अगर ये अल्फा फॉर्म है तो वो नीचे है, अगर वो नीचे है तो एक तो ऊपर रहेगा ही ना। अगर ये बीटा फॉर्म है तो वो ऊपर है, अगर वो ऊपर है तो CH2OH तो नीचे रहेगा ही ना। तो अगर ये दोनों जुड़ गए, अब जुड़ने के बाद भी H ऊपर CH2OH नीचे, H ऊपर CH2OH नीचे, दैट्स इट। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया सर। मैं जो बोल रहा हूँ वो मत सुनो, जो तुम्हें सही लग रहा है वो सुनो।
और ये कंसेप्चुअल है, ये मेमोरी बेस्ड नहीं कि मैंने बोला वो ये है, मैंने समझाया, तुम्हें समझ लो। वो गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट कभी गलत नहीं होता। अगर दोनों नीचे रहेगा ना, दोनों ऊपर रहेगा अकॉर्डिंग टू एफसीआईटी, तो दोनों वॉइस नीचे रहेगा, दोनों वॉइस नीचे रहेगा, दोनों अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा बीटा का ही डेफिनेशन गलत है। तो नेक्स्ट वो हम आएंगे बेटा माल्टोज के पास। माल्टोज क्या स्ट्रक्चर देखो, माल्टोज इज मेड अप ऑफ टू फॉर्म, दैट इज C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों सेम है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये हो गया। मैं जल्दी बना लेता हूँ बेटा, वो तुम्हें समझाने के लिए टाइम लगा, इसको जल्दी बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे। इसका C1 लेंगे तो इसको मैं 1 नंबरिंग कर लेता हूँ, 2 3 4 5। नहीं समझ में आया तो बोलना। अल्फा फॉर्म है, मतलब ये तुम्हारा वो नीचे रहेगा, इसका तो नीचे ही रहता है। 3 हमेशा ऊपर, 4th नीचे, 4th होता है नीचे, और 5th कार्बन का मैंने बोला था ऑलवेज CH2H बल्कियर ग्रुप के ऊपर। ये हो गया तुम्हारा कौन सा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज और ग्लूकोपैरानोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोपैरानोज। अभी और एक फॉर्म लेंगे, कौन सा फॉर्म लेंगे, C4 ऑफ दिस। तो ये फिर से हम लिख देंगे ऐसे, एस एस ये और ये। अभी इसका क्योंकि 1 के साथ जुड़ना है 4, तो इसको मुझे ऑब्वियसली 4 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर 4 इसका 4 देखो इस तरफ है, अगर मैं इसको यहाँ से नंबरिंग करूं तो अगर 4 उस तरफ रखूं तो क्या प्रॉब्लम है, तो ऐड करने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं 4 यहाँ पे रखा। और 4th कार्बन जो स्ट्रक्चर ये है, ये जो मॉलिक्यूल वही बस जहां पे उसको ऐसे उठाओ, ऐसे स्लाइड करके CH चिपका दो, तो क्या हो गया, OH नीचे, H ऊपर, CH2H ऊपर, H नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, और ये भी अल्फा फॉर्म है, तो इसीलिए ये H है, ये OH। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. तो अभी इसका OH इसका एक आएगा बेटा, क्योंकि C1 C4 लिंकेज बोला गया है, C1 C4 लिंकेज है, तो इसका OH इसका H चला जाएगा, जाके वाटर बन जाएगा। दोनों को जोड़ दो बस, ये दोनों ऊपर रहना है, ये दोनों ऊपर रहना है, बाकी ये दोनों नीचे रहना है। मतलब ये जो है, तो देखो क्या स्ट्रक्चर हो गया, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये चला गया है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। नंबरिंग फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये CH2H है, ये H है, ये H है, ये नीचे OH है, ये OH, ये H, ये H, ये OH है ना। इसको ऐसे हटा देते हैं इसको, ये H, क्योंकि यहाँ पे ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होने वाला है ना। तो नीचे गया तो नीचे चला जाएगा, ये रह जाएगा ऊपर। इसका H, इसका CH2OH, इसका H, इसका OH, इसका H, H, OH, इसका H। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 4 5 3 2 1। OH नीचे, अल्फा अल्फा, ये दोनों नीचे तो ऊपर। ओके, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. सर ये वाला स्ट्रक्चर जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया वो 100% करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्योंकि ये अल्फा है तो दोनों स्ट्रक्चर में OH जो है नीचे था, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्ट विल बी ऊपर। ठीक किया मैं, तो करेक्ट है, कोई इशू नहीं है ना। सबको क्लियर हुआ चीज? चलो इसका Yes, स्क्रीनशॉट ले sir. लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया सर। हो गया ना। चलो नेक्स्ट। अभी हम आएंगे किसके पास, लैक्टोज के पास। लैक्टोज, माल्टोज कहाँ रहता है, माल्ट में रहता है। सुक्रोज कहाँ पे रहता है, शुगर केन में रहता है। लैक्टोज कहाँ पे रहता है, मिल्क में रहता है। क्लियर हुआ? तो बायो स्टूडेंट्स तुम्हें नीट Yes, एग्जाम के लिए sir. बहुत इंपोर्टेंट है। नीट स्टूडेंट तुम्हें ये नीट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। जहां जहां पे वो टेबल लिखा गया साइड में सोर्स लिख लो, और एक टेबल के कलम साइड में और एक कलम बना दो, है ना।
सुक्रोज रहता है शुगर केन में, माल्टोज रहता है माल्ट में, और तुम्हारा जो लैक्टोज रहता है मिल्क में, है ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इज लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क। किससे बना, C1 ऑफ बीटा डी galactose, beta D galactose and C4 of beta D glucose, है ना। तो बनाते स्ट्रक्चर क्या, तो ये हुआ तुम्हारा, दोनों 6 मेंबर हो जाएंगे अभी ना, ग्लूकोज होने से 5 मेंबर होता है, 1 2 3 4 5। C1 है बेटा, C1 है, तो करेंगे क्या, इसको C1 नंबर कर लेते हैं, C1 C2 C3 C4 C5। और ये बीटा फॉर्म मतलब OH ऊपर, इतना काम तो पहले करना ही होगा। यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH, यहाँ तक क्लियर। गैलेक्टोज में याद करो, गैलेक्टोज इज द C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, बोला गया था, नहीं बोला गया था, गैलेक्टोज इज द C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, बोला गया था ना। तो C4 में ग्लूकोज में अगर OH नीचे रहता है तो यहाँ पे रहेगा OH, ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद ये हो गया CH2OH, और इसके बाद ये हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया बीटा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर, इसलिए बीटा। डी गैलेक्टोज क्यों, क्योंकि फोर्थ कार्बन पे जो है वो ग्लूकोज से नीचे रहता था, ये ऊर रहे, है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर से हम वही बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, ये हो गया बेटा, और ये तुम्हारा ऐसे 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 और ऐसे। तो क्योंकि इसका C1 है तो इसका C4, इसका C1 ने इस तरफ रखा, तो इसका C4 को मैं इस तरफ रखूंगा, 4 3 2 1 5। 5 में ऑलवेज CH2H, और ये क्योंकि ये भी बीटा फॉर्म है बेटा, ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है, ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज का बीटा मतलब OH ऊपर, ये नीचे, ये 1 का सेम रहेगा। HOH C का ऑलवेज ऊपर, ये है फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन में यहाँ पे OH ऊपर था, लेकिन यहाँ कहाँ रहेगा, जल्दी बोलो नीचे रहेगा बेटा, नीचे रहेगा। क्यों नीचे रहेगा, क्योंकि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तो यही अंतर है ना, गैलेक्टोज ग्लूकोज में तो यही अंतर है, these two are the epimers, एपिमस हो गया ना। तो अभी हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, इसका OH ले जाएंगे और इसका H ले जाएंगे, ले लिए, लेने के बाद क्या हो जाएगा देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी, देखो सॉरी, तो ये हो गया इसका, देखो OH ऊपर था तो मुझे नीचे रिमेनिंग पार्ट को नीचे दिखाना होगा, इतना ही काम। बीच में इसका एक ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर ये ऐसे और ये, फिर इसका ये ऐसे ऐसे ऐसे, और देखो इसका OH कहाँ था, नीचे, तो रिमेनिंग कहाँ रहेगा, ऊपर। इतना ही पार्ट है ना, इसका OH था ऊपर, इसलिए रिमेनिंग रहेगा नीचे, और इसका OH था नीचे, इसलिए रिमेनिंग रहेगा ऊपर। बाकी कार्बन हम, ये 1 कार्बन, इसका एक 4 कार्बन, ये 4 5 3 2 1, और ये जो हमारा 1 हो गया 2 3 4 5, तो बना देते हैं, बाकी तो काम इजी है। CH2H, ये गैलेक्टोज वाला पार्ट, इसीलिए OH ऊपर, और यहाँ पे OH ऊपर, और यहाँ पे OH नीचे, ये हो गया। यहाँ पे देखो CH2OH ऑलवेज ऊपर, यहाँ पे 3 में ऑलवेज OH ऊपर, 2 में HOH, और ये बीटा ग्लूकोज था तो OH ऊपर। So this is the structure of your lactose molecule which is present in the milk. सबको क्लियर हुआ पूरा? Yes, sir. यस सर, क्लियर नहीं हुआ अनमोल? हो गया सर। हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसको प्रैक्टिस करो, देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है सर तो आराम से बना लेते हैं, हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्टूडेंट था तो मेरा भी नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करते करते बनेगा। हाँ समझ, कंसेप्ट जो मैंने बताया उसमें डाउट है तो बिल्कुल बोलो, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करते मैं कैसे इमीडिएट बना देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार भी ऐसे इमीडिएट बनाता था, मुझे टाइम लगा,
किसने बनाया, तुम भी बनाओगे, है ना। बहुत बच्चे इसको बोर्ड लेवल से पहले एंट्रेंस में छोड़ के चले जाते हैं, यार बायोमोलिकुल तो हो ही जाएगा, और नीट बच्चे तो ओवर कॉन्फिडेंट, हम तो पढ़ चुके हैं तो हो ही गया हमारा। लेकिन स्ट्रक्चरल पार्ट जब आएगा, ये जो ऊपर नीचे वाला पार्ट जनरली बायोलॉजी नहीं बताते, अल्फा बीटा ये सब जनरल नहीं बताते, बाकी पार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, हम स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री जैसे वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट हुआ केमिस्ट्री वाला पार्ट, वो तुम बता ही नहीं पाएंगे, अल्फा बीटा कहाँ नीचे कहाँ ऊपर कहाँ, वो बता नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा स्ट्रक्चर क्या है, एंट्रांस में अच्छा या तो तुम्हारा बोर्ड लेवल में आ जाएगा, स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा इसका नाम क्या है, इतना ही बोलना है, लैक्टोज है या माइटोज है। देखो ये सुक्रोज होगा नहीं, क्योंकि दोनों पायरानोज रिंग है, पायरानोज किसमें आता है, मैनोज में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज। मैनोज तो ये तीनों में, तीनों डाइसेकेंड मैनोज आया ही नहीं, तीनों में आया क्या, एक में ग्लूकोज फ्रुक्टोज, एक में ग्लूकोज ग्लूकोज, एक में गैलेक्टोज ग्लूकोज, मैनोज तो आया ही नहीं इसमें। तो अगर दोनों 6 मेंबर रिंग पायरानोज रिंग रहा, तुम्हारे मन में ये आएगा, क्या आएगा, या तो ये क्या बोलते हैं माल्टोज होगा, या तो लैक्टोज होगा। सुक्रोज होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि सुक्रोज होने से क्या होगा, एक पायरानोज रिंग, एक फ्यूरानोज रिंग, एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग। अब 6 मेंबर 5 मेंबर दिया तो नॉर्मली वो क्या होगा, वो सुक्रोज ही होगा। तो जनरली लैक्टोज और माल्टोज का पूछा है, और वो कौन बताएगा लैक्टोज और माल्टोज होगा, वो अल्फा अल्फा बीटा बीटा। तो 1 कार्बन का रिमेनिंग देख सकते हो, या 4th कार्बन का OH, इसका तो 4th कार्बन का OH जा सकता है। तो इसको देख के तुम इसका नेमिंग करोगे, है ना, वो लैक्टोज है माल्टोज है। सबको क्लियर हुआ क्या, बता? यस सर। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ले लो। तो इसको छोड़ के नेक्स्ट जो पार्ट है वो है तुम्हारा स्टार्च। स्टार्च में स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो तुम्हारे ना तो बोर्ड में ना तो एंट्रेंस में स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक में है, लेकिन वो चाहिए। तो स्टार्च देखते हैं। स्टार्च स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बस तुम्हारा इसका जो कंपोनेंट है वो देखना है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ और पॉलीसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? यस सर। इससे पहले हम डाइसैकेराइड में क्या देखें, दोनों दो तो मोनोसैकेराइड, लेकिन दोनों अलग है, लेकिन माल्टोज में सेम है ना। तो इसका मतलब देखो, अगर हम स्टार्च को हिट करेंगे, अगर हिट करेंगे तो हिट करने से ये माल्टोज होके ग्लूकोज में पहुंचेगा, क्योंकि ये स्टार्च में ये पॉलीसैकेराइड है, इसमें बहुत सारे, मतलब मैंने बोला ना 1 लाख के करीब जो है वो रहता है अल्फा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च को जब तुम डिवाइड करोगे, जब फॉर्मली डिकम्पोज करोगे, स्टार्च से डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन से माल्टोज, माल्टोज से तुम्हारा आया ग्लूकोज। ये लिख देता हूं, इसको एंट्रेंस में पूछता है। ये स्टार्च है, इसको हिट किया गया तो नेक्स्ट पार्ट बनेगा डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन जो है इसका जो है CXH2OY ऐसे फॉर्म में रहता है। तो ये CXH2OY, इसको H', ये भी तरह पॉलीसैकेराइड और ये भी एक पॉलीसैकेराइड, और इसको फिर से अगर हीट किया जाए, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, तो ये बनेगा C12H22O11 जो बना माल्टोज। फिर से इसको हीट किया जाए तो ये बनेगा C6H12O6, ये बन जाएगा ग्लूकोज, और वो भी अल्फा ग्लूकोज। देखो, दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, देन फाइनल अल्फा, है ना। तो माल्टोज जो है, देखो तुम्हें आगे चल के कंफ्यूजन क्या करेगा, सुक्रोज कभी तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलके बना तो कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। माल्टोज और लैक्टोज में कंफ्यूज कर सकता है। जब तुम्हें पता होगा स्टार्च में सिर्फ अल्फा ग्लूकोज है और स्टार्च का एक बाई प्रोडक्ट है, या तो ये चेन रिएक्शन में बीच वाला प्रोडक्ट माल्टोज है। देखो इसमें सारे अल्फा ग्लूकोज है, इसमें भी तो सारा अल्फा ग्लूकोज होगा, इसमें भी तो अल्फा ग्लूकोज होगा, सबसे जाके अल्फा ग्लूकोज बनेगा। अल्फा तो बीटा रिएक्शन में चेंज नहीं होगा। तो दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज n नंबर, दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज n1 नंबर,
दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज दैट टू 2 नंबर एंड फाइनली ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है। फिर हो रहा है, लिख लो इसको, लिख लो। सर वो आखिरी वाला पार्ट समझ नहीं आया। क्या है, क्या है, बोल और एक बार। सर जो भी आप बोले ना कि जो अल्फा ग्लूकोज से बना, वो नहीं समझ में आया। अच्छा देख, मैंने बोला यहाँ पे स्टार्च इज मेड अप ऑफ नियरली 10 to the power 5 यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज, नियरली। तो अगर इसको हम हीट करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है हीट करने से कार्बन मतलब कार्बन और वाटर के इवेपोरेट, तो यहाँ पे जो होगा, अगर इसमें अल्फा ग्लूकोज है बेटा, अगर इसको हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी तो अल्फा होगा। लेट इसमें क्या हुआ, 20,000 रहा, 20,000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट रहा। फिर इसको हीट किया गया, तो इसमें माल्टोज में 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज रहा। फिर इसको हीट किया गया तो इसमें 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज था, अल्फा ग्लूकोज। मैंने क्या बोला, जब ये अल्फा ग्लूकोज है, जब ये मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, जब इसको तोड़ेंगे तो अल्फा ग्लूकोज ही मिलेगा। अगर मैं 3-4 मार्कर को जोड़ दिया पीवीसी से, अगर मैं उसको डिटैच कर रहा हूं तो मार्कर ही मिलेगा मुझे। अगर मैं सारे ब्लैक मार्कर मैंने यूज किया तो मुझे, मैं जब डिटैच करूंगा तो ब्लैक ही मिलेगा। ये सारे जुड़ गए, ये इसमें 2 है, इसमें 20,000 लेट है, इसमें 1 लाख है। मैंने बोला अगर ये इसमें बहुत ज्यादा अल्फा ग्लूकोज है, अगर मैं इसको हीट किया तो ये मिलेगा मुझे, थोड़ा कम नंबर और थोड़ा कम नंबर, फाइनली सिंगल, है ना? क्लियर हो रहा है? यस जी सर। और इसका मतलब, और सुनो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे लाख जो है 20,000 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। अगर ये लाख होगा ना तो ये सोचो तुम्हारा ये 5 टाइम्स एक्सटेंड हो गया, मतलब थोड़ा फ्रैक्शन में, ऐसा नहीं कि बाकी से उड़ गया। कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर होकर इवेपोरेट हो सकते हैं, लेकिन मतलब ये क्या हुआ, 1 लाख मॉलिक्यूल है, ये 5 फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया, 5 फ्रैगमेंट में। 5 फ्रैगमेंट में कौन हुआ, मतलब 20,000 ईच फ्रैगमेंट में। मतलब इतना बड़ा, जैसे तुम लोग देखे नहीं हो, इतना बड़ा पत्थर है, इसको तोड़ दो, छोटा छोटा पत्थर बन गया, फिर छोटा बन गया, फिर वो कंक्रीट का ढलाई रोड करने वाला और छत पे डालने वाला जो नहीं, वो छोटा छोटा चिप्स होता है, वो बन गया। तो बड़ा से छोटा धीरे धीरे बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसमें और छोटा हुआ, इससे और छोटा हुआ, तो इसमें जो मास होगा, ये मास भी तो वही होगा। अगर हम इसको बोलेंगे ये अकेला मॉलिक्यूल में इतने सारे ग्लूकोज है, ये अलग अलग नहीं है, सेग्रीगेटेड नहीं है, ये कंबाइंड है ग्लाइकोसाइडिक। अब ये 5 फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया, फिर ये जो है, फिर अगर ये हो गया, फिर ये भी, मतलब ये एक माल्टोज नहीं है। अगर ये 10 to the power 5 है तो ये मतलब 10 to the power 5 by 2 नंबर ऑफ माल्टोज हो। फिर ये क्या हो गया, 10 to the power 5 हो। कुछ मॉलिक्यूल जा सकता है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन मेजर पार्ट ही रहता है। मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो है एक ही मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। ये 5 मॉलिक्यूल having 20,000 in each fragment, ये 50,000 मॉलिक्यूल है, having 2 यूनिट्स इन इट। लेकिन ये क्या है, ये 10 to the power 5 मॉलिक्यूल सेग्रीगेटेड, अलग अलग। पूरा समझ रहे हो, पूरा समझ रहे हो? जी सर। यस सर। ओके, ले लो उसका स्क्रीनशॉट। सर स्क्रीन क्या हुआ, स्क्रीन फिर से ब्लर दिख रहा है? यस सर। इसका वीडियो मिल जाएगा बेटा मुझे, चिंता मत कर। स्क्रीन मेरा एक्चुअली क्लियर है, शायद तेरे नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा। जनरली ब्लर आने से मेरा स्क्रीन भी ब्लर हो जाता है। सर स्टार्च का क्या लिखे हैं? हाँ बेटा, सर स्टार्च के बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ क्या हुआ, इसका सुनो, इसका स्टार्च जो को है हीट करने के बाद जो लिखे हैं सर, डेक्स्ट्रीन, DEXTRIN, डेक्स्ट्रीन, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, माल्टोज एंड ग्लूकोज। तुम्हें अपने आप में स्पंदन क्लासेस के आप में मिल जाएगा बेटा, वीडियो मिल जाएगा, देख लेना पूरा। सो फिर से मैंने लिखा स्टार्च। स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 parts. One is amylose, second one is amylopectin.
वन इज अमाइलोज, सेकंड वन इज अमाइलोपेक्टिन, है ना, अमाइलोज AMYLOSE एंड अमाइलोपेक्टिन AMYLOPCTIN, अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट, 1 लाख ग्लूकोज यूनिट है, तो इसमें ये 2 पार्ट रहता है, और ये वाला जो पार्ट है बेटा तुम्हारा, ये होता है वाटर सॉल्युबल पार्ट। वाटर सॉल्युबल पार्ट बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोल सकते हो, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग पार्ट भी बोल सकते हो। ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, वाटर इनसॉल्युबल और हाइड्रोफोबिक पार्ट। बोर्ड में आ गया 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हिच इज द और व्हाट इज द वाटर और हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ स्टार्च, क्या हो गया, अमाइलोपेक्टिन। व्हाट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ दिस, अमाइलोज। तो टोटल जो है, मैंने क्या बोला, टोटल में 10 to the power 5 यूनिट मिल गया है कंबाइंड टू गिव। तो इसमें अगर टोटल लास्ट में अगर ये इतना हुआ, तो इसका जो फ्रैक्शन है ये 20% है, और जो परसेंटेज इसका है 80%। तो इसके अंदर एक पार्ट में कितने यूनिट्स रहेंगे, ऑब्वियसली 20,000 रहेंगे, 20,000 ग्लूकोज यूनिट्स। इट कंटेन्स 20,000 ग्लूकोज, ऑब्वियसली इट कंटेन्स 80,000 ग्लूकोज यूनिट्स। क्यों ऐसा करके मैं लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है 3 मार्क का, डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, है ना। तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन बोथ आर कंबाइंड टू गिव दिस। ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, एक फिलिक पार्ट एक फोबिक पार्ट, एक ही मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक पार्ट वाटर सॉल्युबल, एक पार्ट वाटर इनसॉल्युबल, है ना। तो ये वाटर सॉल्युबल को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, ये 20%, ये 80%। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली स्टार्च क्या पानी में सॉल्युबल होगा, बोलो बोलो। यस सर। कैसे सॉल्युबल होगा, इसका सॉल्युबल पार्ट ओनली 20%, इसका इनसॉल्युबल पार्ट 80%, तो मेजोरिटी है इनसॉल्युबल। तो क्या स्टार्च पूरा सॉल्युबल होगा पानी में, नहीं सर। नहीं होगा ना। ये सुक्रोज और ग्लूकोज जो हुए वो सारे सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका मैक्सिमम पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत कम है, लेकिन इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो इसीलिए पार्शियली सॉल्युबल और स्पायरिंगली सॉल्युबल, ठीक है ना। जैसे स्टार्च कहाँ पे होता है, पोटैटो में होता है, पोटैटो में स्टार्च होता है। पोटैटो को ले लो, उसको ग्रेट कर लो, उसको बॉयल कर लो, बॉयल करके उसको फिल्टर कर लो, नॉर्मल जैसे कटन है वो कपड़े में उसको फिल्टर कर लो, तो वो कुछ कॉलर टाइप का सोल्यूशन तो मिलेगा, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का मिलेगा। तो उसको जितना ट्राई करो पानी में मिलाने के लिए, पूरा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज यूनिट्स है, इनका जो लिंकेज होगा, इनका जो लिंकेज, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहेगा बेटा, ये इनके अंदर का, तो ये होगा C1C4 लिंकेज, मतलब एक ग्लूकोज का C1 दूसरे का C। यहाँ पे भी जो लिंकेज रहेगा, यहाँ पे जो लिंकेज रहेगा ये भी C1C4। अगर तुम्हें डिफरेंस आए ये पॉइंट नहीं लिख, बाकी पॉइंट्स लिखोगे ये पॉइंट नहीं लिखना, अगर शॉर्ट नोट आए तो लिखना है। फिर ये 2 पार्ट है, एक तो है इनके अंदर का ग्लूकोज 20,000 ग्लूकोज जुड़ेंगे, इनके अंदर का 80,000 ग्लूकोज जुड़ेंगे, फाइनली दोनों पार्ट जुड़ेंगे। समझ में आ रहा सबको, समझ में आ रहा सबको। पहले तो इनका 20,000 जुड़ेंगे, फिर इनका 80,000 जुड़ेंगे, फिर ये एक फ्रैक्शन हुआ, ये एक फ्रैक्शन हुआ, फिर ये दोनों जुड़ेंगे, है ना। तो असेंबल किया जा रहा है, मतलब ऐसे ये नेचुरली असेंबल्ड बाय द गॉड, है ना, हम नहीं कर रहे, तो ऐसे हुआ है। तो ये दोनों जो जुड़ेंगे ना, ये दोनों जो जुड़ेंगे, इनका जो लिंकेज होगा, इनका जो लिंकेज होगा ये होगा C1C। इसको याद रखोगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, पूछता है ये अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में कौन सा लिंकेज है, C1C6 या C6C1, इसका C1 और इसका C। इनके अंदर जो ग्लूकोज जुड़ रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये है C1C4, इनके अंदर भी C1C4, जब इन दोनों के अंदर है तो C1। सबको क्लियर हो रहा है? जी सर। चलो सबसे ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, उसके बाद आता है सेलुलोज। सेलुलोज इन डिटेल्स नहीं है, तुम्हारे बुक में भी 1-2 लाइन दिया है इसका, तो एंट्रेंस के सिलेबस में नहीं है। बस सेलुलोज जो है वो स्टार्च का थोड़ा अपोजिट। सेलुलोज में
अच्छा, इसको नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं, स्टार्च सेलुलोज पॉलीसैकेराइड को हम नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली पॉलीमर मतलब क्या है, बहुत सारे मोनोमर, बहुत छोटे छोटे यूनिट जुड़ के जब एक जायंट मॉलिक्यूल बनाता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो नोन एज द पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स। मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं। पॉलीसैकेराइड्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर, है ना। तो ये पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन आएगा, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये नेचुरल पॉलीमर में ये एग्जांपल्स होंगे। पॉलीसैकेराइड कौन है, स्टार्च हो चुका है, और अभी आया सेलुलोज। सेलुलोज जो राइस में होता है ना। तो इट कंटेन्स n number of बीटा डी ग्लूकोज, है ना। तो स्टार्च में हुआ अल्फा, इसमें हुआ बीटा, दोनों याद मत रखो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन करेगा कौन अल्फा कौन बीटा। स्टार्च जो है, जो अमाइलोपेक्टिन है, उसमें अल्फा है, तो बाकी जो सेलुलोज जो बच गया उसमें बीटा। क्लियर हुआ? जी सर। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट फॉर स्टार्च। पहला टेस्ट जो स्पेसिफिक टेस्ट है, स्टार्च के साथ अगर आयोडीन सॉल्यूशन देंगे, ये तुम फुल लेवल से पढ़े होंगे बेटा, ब्लू कलर आता है। और एक टेस्ट है मॉलिश टेस्ट, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मॉलिश टेस्ट ये पढ़ेंगे। ये मॉलिश टेस्ट इज फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसके लिए बोल सकते हो, सेलुलोज के लिए, ग्लूकोज मैनोज, सबके लिए बोल सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक टेस्ट, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ इसी के लिए काम करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। ये भी तुम्हारे एंट्रेंस और बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। जिनको दिक्कत हुआ वीडियो में, चिंता मत करो, विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स इट विल बी अपलोडेड इन योर ऐप। देख लेना बेटा, चिंता मत करो। फिर भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज करो, सर से नंबर ले लो, मुझे मैसेज करो, आई विल हेल्प यू। ओके अनमोल? यस सर। ओके, कोई इशू नहीं बेटा, नो सर। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, चिंता मत करो। ओके, तो बाय बाय ऑल, टेक द स्क्रीनशॉट, बाय बाय ऑल। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, गुड नाइट ऑल।